पहले कराई। इस प्रकार बदल करें और बीच में रुक कर हमें ये क्रिया 5 मिनट तक बस करनी चाहिए। और इस क्रिया का लाभ बहुत अधिक है। जब हम करते हैं, एक तो पहली बात हमारे जो फेफड़े हैं उनको व्यायाम होता है। इसलिए हमारा जो दिल है इसकी अगर किसी नाड़ी के अंदर रुकावट है तो वो दूर हो जाती है। हृदय को धीरे धीरे अंदर मसाज होती है, मालिश होने लगती है हृदय। तो हृदय की गति जो है वो बहुत अच्छी होने लगती है। कोई नाड़ी के अंदर रुकावट दूर होने लगती है। तो दिल का अगर किसी को दौरा पड़ता हो या दिल कमजोर हो और ज्यादा व्यायाम न कर सके और वीक हार्ट वाले को ज्यादा व्यायाम ठीक नहीं बैठता, परंतु ये जो व्यायाम है ये इसके लिए एक चिकित्सा का काम करती है, उसका इलाज हो जाता है। तो इस प्रकार आराम के साथ ये जो है संचालन करना है। तीसरा लाभ ये है ये यहाँ फरात नाड़ी और दिल अंतर मिलते हैं। फरात नाड़ी और आम आटे मेधा और फरात नाड़ी बीच का जहाँ हिस्सा है वो हिलता है जब, तो वहाँ उसको शक्ति मिलती है और हमारे खाना पचने में भी लाभ होता है इसको। और उसके अंदर जो दोष या ग्रैंड है जिससे हमें खाना पचने में मदद मिलती है, उनके अंदर जो बल है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए हमारे पाचन शक्ति में भी ये लाभ देती है क्रिया। तो ये संचालन बड़ी उपयोगी क्रिया है। और इसके साथ थोड़ी शरीर के अंदर उष्णता भी पैदा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वार माप हो जाते हैं जैसे कहते हैं इस क्रिया करने से। ये है संचालन क्रिया, जो 5 मिनट तक करने के बाद बीच में थोड़ा रुक कर अगली क्रिया जो हमें करनी है इसमें जीवन के अंदर वो तीसरी क्रिया है। पहली सर्वोत्थान, दूसरी संचालन, तीसरी क्रिया है पाठशालन। पाँव के और अंशों के और टांगों के दोष वो दूर होते हैं और उनका व्यायाम होता है और बहुत आसान क्रिया है। इस क्रिया को बहुत रोगी भी कर सकता है। क्रिया को अपने लेटे वो और करे तो वो भी कर सकता है। इसमें हम सीधा लेट जाते हैं ऐसे टांगों को छोड़कर, पीछे से जमीन पर लगा दिया, टांगों को सीधे, हाथों को ढीला छोड़ दिया है, रखा, एक पाँव उठाकर दूसरे टांग को इस तरह रख दिया। अब हमें केवल तीसरे पाँव की एड़ी को चलाना है, धीरे धीरे हिलाना है और कुछ नहीं करना ऐसे। उसके करने के बाद इसको हमने बदल दिया, दूसरी एड़ी को रख दिया, इसको चलाया। ये बदल लिया, इस प्रकार बदल कर हम 5 मिनट तक क्रिया करें। इससे हमारे पैर के अंगूठे से लेकर हमारे ये नाभि तक का जो हिस्सा है धीरे धीरे हिलने से इनके कई दोष हो जाते हैं। पानी के अंदर वायु टूटी हो, किसी का कमजोरी हो,
पैरों के अंदर अगर बल पड़ जाते हो या पैरों के नीचे की जो है दर्द करते हो तो उसके लिए ये क्रिया बहुत उपयोगी है। तो करने के बाद थोड़ा रेस्ट की, आराम दिया और फिर बैठ कर अपने शरीर को आराम दिया। तो ये क्रिया के बाद क्रिया जो है लागू कम हो छोटी हो जाती है। किसी को कान से काम खींचना करती हो, कभी रहती हो, उसमें भी लाभदायक है। वायु अंदर रुक जाती है, वो भी पेट के इसका हिलने से वायु दोष दूर हो जाता है। तो ये कैसे करना है, इस तरह लेटकर फिर और टांगे एक जगह रहेंगी, तो ना उसको खाना नहीं है। हाथ जो है वो 5-4 इंच अपने पेट से जुड़ता है और पेट को हमने बीच में से बेलने की तरह घुमाना है। ये साइड है, यहाँ तक पलटा देना है शरीर को, इस तरफ इस साइड को पलटा देना है और इस प्रकार न बहुत तेजी से न बहुत धीरे से, बल्कि एक सामान्य गति से इसको हमें घुमाते जाना है। इसलिए करने के बाद हम लोग आराम करें। इसी तरह चालू कर दें। कर विश्राम करें। तो इस प्रकार ये क्रिया हम भी 5 मिनट करें। और फिर बैठते हैं। ये पीठ के ऊपर नाभि डालना है। अब इसी क्रिया को हम पेट के ऊपर करेंगे। पीठ पर करने से पीठ की नसों को बहुत लाभ होता है और पेट पर करने से पेट की नसों को विशेष लाभ होता है। अगर पेट बढ़ रहा हो या बढ़ा हुआ हो तो उस पेट पर नाभि करने से कुछ ही देर में पेट का बढ़ना रुक जाता है और बढ़ा हुआ पेट कम भी हो जाता है। उसके लिए हमें पेट के ऊपर देखना है। इसमें हमने हाथों को आगे रखना है सीधा और सिर को थोड़ा उठा के रखना है ताकि हमारा मुंह जो है जमीन के साथ रगड़ ना पाए। जब पीठ पर लेटे हैं तो सिर को जमीन पर लगाया था, अब सिर को ऊपर उठा के रखना है। हाथों की जो पोजीशन है वो कंधों के छाती की सेज में होगी और पैर पीछे चले हुए होंगे और इसका हमें घूमना है।
और उसको फिर रुक गया। रुक कर अगर आप फिर ऊपर उठाने में कठिनाई लगती है, ठोडी को जमीन पर लगा सकते हैं, नाक को नहीं लगाना, ठोडी को लगाना। और फिर सिर उठा लिया, फिर ऐसे घुमाया अपने आप। तो 5 मिनट तक इस क्रिया को करना है और फिर इसके समय बैठकर जो विश्राम देना है वो पीठ पर देंगे और पीठ पर हम लेकर अब आसन में विश्राम लेंगे। शाम के बाद बैठ जाना है, बैठ कर फिर अगली क्रिया आरम्भ करनी है। उस क्रिया का नाम है जानु प्रसार। जानु यानी घुटना होता है, घुटने को एक साइड पर हमने हिलाना है, केवल घुटने को, और उससे हमें घुटने को, अंतों को और हमारे टांगों के ऊपर के जो जोड़ हैं उनको लाभ पहुंचता है। वो ऐसे करना है, लेट के एक पैर इस प्रकार दूसरे घुटने के ऊपर रखना है, सांस को भरना है, भरकर घुटना नीचे लगा देना है। जितनी देर सांस रुका है उतने घुटना नीचे, फिर ऊपर उठाना है। 2-3 बार इस पर एक साइड का करना, ऊपर उठाना, फिर इसको बदल लेना। कोशिश करनी है ये घुटना मिसाल लगे, परंतु कमर नहीं उठनी, और सांस इतनी देर रोक के रखना है बाहर का। तो जब घुटना ऊपर उठेगा सांस भी ऊपर होगा। तो इस प्रकार ये जानु प्रसारी क्रिया है। फिर नीचे रख दिया, तो इधर भी हम दोबारा दोहरा सकते हैं, तो उसी तरह, और इधर भी ऐसे। तो 2-3 बार, अगर हम 3-3 बार दोहराए तो उससे व्यायाम पूरा हो जाएगा। इसकी एक विधि ये भी है कि हम इसको जल्दी जल्दी से ऐसे करके जल्दी जल्दी से चलाते रहे, तो ये भी इस क्रिया का करने का ढंग है। ऐसे ऐसे करते रहना, घुटने को जमीन के साथ लगा देना, ऊपर उठाना, लगा देना। इसमें सांस को नहीं रोकना होता, इसमें सांस सामान्य चलता रहेगा ऐसे। फिर दूसरी तरफ ऐसे। तो इस प्रकार करना है, तो इसमें गिनती की जरूरत नहीं, इसका 5 मिनट तक बदल बदल करें। तो ये जानु प्रसार की 2 विधियां हैं। एक श्वास के साथ रोकना वहां और उठाना, और बारी बारी दोनों तरफ करना, और एक तेजी के साथ घुटने को हिलाना। तो ये जानु प्रसार है। इससे हमारे ये जो आंतों का भाग है और हमारा ये टांग है, घुटना है और पीठ का पिछला हिस्सा है, इसको व्यायाम होता है, लाभ पहुंचता है। ये जानु प्रसार की क्रिया कहलाती है। अब फिर बैठकर आराम किया। अगली क्रिया हम जो इस जीवन तत्व की है वो है नाड़ी संचालन। इसमें हमारी कमर को, बाजुओं को, टांगों को बहुत लाभ पहुंचता है, उनका व्यायाम होता है। इसमें स्थान खुला होना चाहिए, आसपास कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। टांगों को फैला दिया, पैरों को,
जितना फैला सके उतना हाथों को फैला दिया और दाएं हाथ को बाएं पैर के साथ ये अंगूठे तक ले जाना और इधर बाएं को दाएं तक इस तरह, और पिछला हाथ जो सीधा रहेगा, कोई बाजू मुड़ेगा नहीं, और ऐसे धीरे तेजी के साथ चलाने की कोशिश करनी टांगे सीधी रहे। अगर शुरू में ऊंची हो जाए तो उनको प्रैक्टिस से सीधी रह करेंगे। तो करने के बाद थोड़ा रुके, फिर किया, फिर रुक गए। तो इस क्रिया को भी 5 मिनट करने के बाद हम आराम के साथ लेटते हैं, शवासन है, विश्राम किया। तो जीवन तत्व की अंतिम क्रिया है बाल मचलन। इसमें मन का और शरीर का दोनों का संयोग है। अपने आप को समझना है कि हम बच्चे की तरह हैं। अपना बचपन याद करते हुए तो हमने हाथ पैर को हिलाना है, जैसे हम अभी कर रहे हैं। लेट गए, थोड़ा सिर को ऊपर उठा लिया, टांगों को उठाकर तो हाथों को और टांगों को हिलाते रहना है और अपने को देखना है कि हम बच्चे के समान अपने क्रिया कर रहे हैं। और थोड़ी देर करने के बाद फिर रुक गए। फिर शुरू कर दी। फिर रुक गए। अंत में पूरा विश्राम लिया, शासन किया। ये क्रिया जो की हमने सर्वोत्थान से लेकर बाल मचलन तक, तो ये सारी क्रियाएं जीवन तत्व की क्रिया कहलाती हैं। इसमें सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। केवल इतना करने से ही हमारा दिन का व्यायाम हो जाएगा। जैसे पहले सूर्य नमस्कार किया, उसमें अगर 4-5 बार वो दोहरा लें तो शरीर का व्यायाम हो जाता है पूरे का। जीवन तत्व करने से ही शरीर का व्यायाम पूरे का हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी कोई जो क्रिया है वो आसन कहलाते हैं। वो भी हम कौन से करने हैं, कितने करने हैं, वो अपने इच्छा अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार हम चुनेंगे। तो उन क्रियाओं में भी इसी प्रकार धीरे धीरे करना है, शरीर की शक्ति को देखते हुए। बंद करना वो क्रियाएं देखनी है जिनको हम यौवन तत्व कहते हैं। यौवन तत्व का अर्थ है कि बुढ़ापे में भी अपनी शारीरिक अवस्था ऐसी रखनी जैसी कि हम युवा अवस्था में थे और सारे काम शरीर से आराम से कर सकते थे। जब आदमी 60 साल के ऊपर हो जाता है तो उसके कुछ अंग सख्त हो जाते हैं और हड्डियां और जोड़
पूरी तरह हिलते जुलते नहीं, तो उसके लिए 4 क्रिया बनाई है। अगर 60 साल के ऊपर का व्यक्ति उन 4 क्रियाओं को रोज कर ले तो भी उसके अंग अपनी युवावस्था के समय के अनुसार काम करते रहेंगे। पहली क्रिया है जिसको हम ग्रीवा चक्र कहते हैं। ग्रीवा चक्र में हमारी गर्दन की जो गति है वो ठीक रहती है। इस अवस्था में कईयों का गर्दन इतनी अकड़ जाती है कि वो इधर उधर देख भी नहीं सकते, और ऐसा रोग जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं वो हो जाता है। उनका कॉलर लगाना पड़ता है और ठीक प्रकार से लेट भी नहीं सकते। तो उस बीमारी से बचने के लिए ग्रीवा चक्र की क्रिया ऐसी है कि बैठकर अपने गर्दन को घुमाना, पहले आगे दबा देकर फिर एक साइड पर ले जाना, पीछे ले जाना, दूसरी साइड पर और फिर आगे ले आना और फिर वापस उसी तरह से। अच्छा, ये जो है ये शुरू करने का स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं इसको। यहां से अगर ना समझ आए तो गिनती से किया जाए, 1 2 3 4, वापस 1 2 3 4। तो ऐसे धीरे धीरे करने के बाद जब अभ्यास बढ़ जाता है तो फिर गर्दन पूरी तरह वैसे घूमने लगती है। तो कुछ चक्कर लगाकर फिर रुक गए, फिर दोबारा शुरू कर दिया। तो इस क्रिया को ग्रीवा चक्र कहते हैं। ये कंधों के ऊपर के जो अंग हमारे सहल हो जाते हैं उनको नरम रखने के लिए। अगर गर्दन ठीक ना काम करती हो तो दिमाग के ऊपर भी बोझ बढ़ जाता है और हम कई कामों को करने से वंचित रह जाते हैं। तो इसको ग्रीवा चक्र कहते हैं। इसमें ये ख्याल रखना है कि गर्दन को एक चक्र सीधा, एक उल्टा, इसको दूसरे भाषा में कहते हैं एक क्लॉकवाइज, दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज। अगर एक तरफ ही घुमाते रहेंगे तो 4-5 बार घुमाने से सिर चकरा जाएगा और लाभ की बजाय हानि हो जाएगी। और अगर इस तरफ जैसे बारी बारी से करने से हम चाहे कितने भी चक्कर लगाएं, किसी तरह का सिर के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। तो ये पहली क्रिया है यौवन तत्व की, ग्रीवा चक्र। ग्रीवा मैंने गर्दन होता है, गर्दन को घुमाना। अब उसके नीचे हमारे कंधे आते हैं। कंधे कई बार बड़ी आयु में इतने अकड़ जाते हैं कि हम उनको बाजुओं को ऊपर नहीं उठा सकते, सिर के ऊपर कंघी भी नहीं कर सकते, कमीज भी नहीं डाल सकते, कोट नहीं पहन सकते, बाजू इतने अकड़ जाते हैं। तो उस अवस्था में दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर ये क्रिया जो हम अब कर रहे हैं उसको करें तो हमारे कंधों में किसी प्रकार के ऐसे रुकावट नहीं आएगी, दर्द नहीं होगी। और कंधों के साथ साथ फिर और बाजुओं के अंदर जो कूनियां हैं या उंगलियों के जोड़ हैं या कलाई के जोड़ हैं, इनके अंदर भी किसी प्रकार का
दर्द या सख्तपन नहीं आएगा। तो वो क्रिया उसको भुजा चक्र कहते हैं। इसको खड़े होकर जैसे पंखे का पर चलता है धीरे धीरे एक नंबर पर, उस प्रकार ये पहले एक बाजू को घुमाना है। ये कंधे का जो जोड़ है वो घूम रहा है और उसके साथ उंगलियां जो है ढीली छोटी छोड़ी हुई है, उनके अंदर खून की गति ठीक हो रही है और किसी प्रकार की उसके अंदर दोष हो वो इलनेस दूर हो जाता है। 8-10 चक्कर इसे लगाए, फिर उस बाजू को रेस्ट दी, दूसरी बाजू को घुमाया। अब अगर हमारा कंधा बिल्कुल ठीक है तो पूरा पंखे की तरह चक्कर लगेगा, और कंधे में जोड़ में रुकावट है तो फिर ये पूरा चक्कर नहीं लगेगा, बाजू बीच में से ही मुड़ जाएगा। जैसे ऐसे हो जाता है कहीं पर, ऐसे ऐसे पूरा पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो कंधे का जोड़ जो है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने उसको पूरी तरह कोशिश करते रहेंगे तो हमारा ये बाजू ठीक चलेगा। और फिर जब दोनों तरफ करने के बाद हमने फिर इस दूसरी बाजू पर आना है, और अब पहले ऐसे चक्कर लगाते थे, अब इस तरह ऐसे चक्कर लगाना है। इस बाजू का चक्कर लग गया, 5-8-7 दफा गया, फिर दूसरे को भी उसी तरह से। एक चक्कर सीधा लगाया, एक उल्टा लगाया, दोनों का। अब फिर पहली तरह सीधा चक्कर, और फिर इसका भी दूसरे का भी। तो इस तरह हम 5 मिनट का देखा गया है, और फिर दोनों बाजुओं को बारी बारी से, एक बाजू को रेस्ट मिलेगी, दूसरे का व्यायाम होगा, तो फिर पहले का व्यायाम होगा, दूसरे का रेस्ट होगा। तो इस प्रकार ही हमें क्रिया करनी है। अब ऐसे देखा गया है कि इस बड़ी उम्र में हम जब किसी को कराएं तो पहले ही उसका कंधा ठीक नहीं होता तो वो ऊपर तक बाजू ले जा नहीं सकता। अब हमने उसको जबरदस्ती नहीं ले जाना, इतने तक ही चलाना है कुछ दिन। अब पहले अगर यहां तक जाता था, फिर कुछ दिन यहां तक जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, और जब यहां तक जाएगा तो पीछे भी अगर इधर से आ गया इधर से है, और धीरे धीरे फिर बिल्कुल पीछे से वापस जाएगा। यानी कोई जोड़ है वो उसका खुल जाएगा ठीक तरह से। तो चाहे कितने भी दिन लग जाए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी, हमने इसको धीरे 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 अपना ऊपर तक ले जाना है। तो पहले ऐसे ऐसे, कई बार ऐसा होता है कि एक कंधा तो ठीक चलता है, दूसरा नहीं। जैसे ये अगर ठीक चल रहा है, इसको ठीक चलाना है, और ये बाजू दर्द है, इसको यहाँ तक जाता है, इसको इतना ही चलाना है, और करते करते ये भी जो नरम हो जाएगा इसका जोड़ भी, और इसको हम भुजा चक्कर कहते हैं। ये बहुत जरूरी है बड़ी उम्र में। यौवन तंत्र की दूसरी क्रिया है, इससे मनुष्य की जवानी कायम रहती है। तो वो बाजुओं से ठीक काम कर सकेगा, अपने काम खुद ठीक करेगा, दूसरों की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी। अब ये हमने गर्दन किया, फिर बाजुओं के जोड़ ठीक किए, अब इसके नीचे हमारा कमर आती है। अब बड़ी उम्र में कमर झुक जाती है या दर्द करती रहती है। अब उसके जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनको भी हमने ऐसा रखना है कि वो भी काम ठीक करते हैं। तो उस क्रिया को हम कटी चक्कर कहते हैं, कमर का घुमाना। अब इसमें घुमाना ही घुमाना है, ग्रीवा चक्कर गर्दन का घुमाना, दूसरा भुजा चक्कर बाजुओं का घुमाना, तीसरा कटी चक्कर कमर का घुमाना। अब इसमें ये एक बाजू के
दूसरे पीछे पकड़कर कमर को सहारा दे देते हैं पीछे से ऐसे, और इसको कमर को जितना झुका सके झुकाते हैं। फिर इसको बाईं तरफ ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, दाईं तरफ ले जाते हैं, फिर आगे ले जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, फिर वापस दाईं तरफ, पीछे, बाईं तरफ, फिर आगे। अब शुरू में कमर घूमती नहीं अगर, तो ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वो उसको हमें फिर नंबर गिनकर अभ्यास करना चाहिए। ऐसे यहां शुरू किया, बाईं तरफ ले गए 1, पीछे ले गए 2, दाईं तरफ ले गए 3 और 4, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। फिर वापस 1 2 3 4। ऐसा करने में किसी वक्त ये घुटना थोड़ा झुक जाते हैं, तो इसकी इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन ज्यादा न झुके, थोड़ा झुक भी जाए कोई बात नहीं। हमारा जो व्यायाम है कमर का है, टांगों का नहीं है। तो कुछ दिन अगर हम करते रहे तो कमर का चक्कर ऐसे फिर खुद ही, कमर की जरूरत नहीं, कमर का चक्कर खुद ही लगने लगेगा। कुछ चक्कर लगाने के बाद हम विश्राम भी ले सकते हैं खड़े होकर, और फिर इस तरह शुरू कर सकते हैं। जब खत्म करना है तो नीचे से ऊपर उठना है, साइड से नहीं, ऐसे उठकर। तो ये क्रिया भी हम 5 मिनट तक करें, बीच में बेशक थोड़ा रोक कर। तो इससे हमारी कमर कभी भी न दुखेगी और न ही झुकेगी, और जितना चाहे हम नीचे तक हाथ ले जाए जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आगे कोई चीज उठा सकते हैं, इधर से उठा सकते हैं। लेकिन अगर जिनकी कमर सख्त हो जाती है बड़ी उम्र में, तो वो नीचे झुककर कोई चीज भी पकड़ सकते हैं, तो दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है और बड़ी कठिनाई होती है। तो इसलिए ये बड़ी जरूरी है कि हम कटी चक्कर भी करें। अब इसके नीचे टांगे आती हैं। अब टांगों को कहीं ना कहीं घुटने जो है दर्द करने लग जाते हैं, कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, कोई ज्यादा चलने तो यहाँ दुखने लग जाता है। तो उसके लिए क्या करना है? उस क्रिया को हम जंघा चालन कहते हैं। अब ये चक्कर नहीं है, ये चालन है, क्योंकि जंघा को चक्कर नहीं है ना, जंघा को हिलाना है। जंघा मैंने टांग को हिलाना है। अब बड़ी आयु है, उसमें हम को सहारा भी लेना पड़ता है किसी चीज का। सहारा ले लिया और सहारा लेकर एक टांग को जैसे घड़ी का कंटिन्यू चलता है उसी स्पीड से हमने टांग को हिलाते रहना है। यहाँ से लेकर नीचे पांव की उंगलियों तक ये टांग अपना व्यायाम करने लग जाएगी। अब इसमें यह है कि बहुत झटके से भी ऐसे रेस नहीं करना, टांग ऐसे मोड़ना भी नहीं है, दोनों गलत बातें। बहुत तेजी से चलाएंगे वो भी ठीक नहीं, और टांग को मोड़ेंगे वो भी ठीक नहीं। और चलाते चलाते बेशक आप टांग की तरफ ध्यान नहीं रखें, वो खुद ही ऐसे जैसे बोझ लटकता रहता है लटकती रहे। थोड़ी देर एक टांग की, फिर दूसरी टांग को ऐसे चलाते रहे। फिर बदल लिया। तो जितना टांग को ढीला छोड़कर करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा, और अकड़ा कर करेंगे ऐसे ऐसे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको अपने बोझ से टांग चले।
किसी चीज का सहारा लिया है तो उसके बहुत दूर ना हो, फिर ना काम बनेगा, सिर टेढ़ा हो जाएगा। हम सिर को सीधा रखते हुए सिर्फ उसको पकड़ना है, सहारा देने की भी जरूरत नहीं होती, ताकि गिरने से थोड़ा बचने के लिए। और सहारा न लें तो लड़खड़ा जाता है शरीर। अब ये जो क्रिया है, इन क्रियाओं से ही एक मनुष्य अपनी बुढ़ापे में भी जवानी कायम रख सकता है, सारे काम खुद कर सकता है। और अगर ना करे तो इन टांगों का, कमर का, बाजुओं का और गर्दन का कोई भी नाड़ी अगर सहत हो जाएगी तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये क्रिया, इनको यौवन तत्व कहते हैं, जवानी को कायम रखने वाली क्रिया। तो इसके साथ अब और जो योग के साधन है उनमें एक आंखों की एक्सरसाइज, अक्षी चालन कहते हैं उसको। आंखों की नाड़ियां जब उनकी हरकत में, नाड़ियों की गति में रुकावट आती है तो फिर आंखें दुर्बल होने लगती हैं। तो आंखों की नसों को हम चलाते रहें तो उसको अक्षी चालन कहते हैं। अक्षी चालन में 4-5 क्रिया है। आंखों को खोल लेना, खोलकर अपने पुतली को एक तरफ ले जाना, फिर दूसरी तरफ ले जाना, ऐसे दाएं बाएं आंख की पुतली को चलाना, 5-10 दफा करके फिर आंख बंद करके रेस्ट देना, फिर चलाना। अब ऐसे चलाते चलाते गर्दन नहीं घुमानी, गर्दन घुमाएंगे तो आंख की पुतली की गति है वो पूरी नहीं होगी। तो आंख की पुतली को इस तरह दाएं बाएं 5, 7, 8, 10 दफा जैसे भी इच्छा होगा घुमाकर हम आंख बंद करके रेस्ट लें, फिर खोलकर दूसरी बार करें। तो 2 या 3 बार इस तरह हम करने के बाद हम अब दूसरी क्रिया करें। फिर वो यह है, उस तरह आंख को खोलकर नीचे अपने जहां बैठे हैं वहां उस जगह पर हमारी दृष्टि जाए। फिर जहां ऊपर अगर कमरे में बैठे हैं छत को देखना, बाहर बैठे हैं तो ऊपर आसमान को देखना, फिर नीचे देखना, फिर ऊपर देखना, फिर नीचे देखना। 4-5 बार ऐसा करके फिर आंखें बंद करके उनको विश्राम देना, फिर इसको दोहराना। तो ये जो क्रिया है, आंख को दाएं बाएं चलाना, ऊपर नीचे चलाना पुतली का, ये अक्षी चालन का 2 क्रिया है। अब तीसरी क्रिया अक्षी चालन की है, आंख की पुतली को घुमाना। पांच 7 चक्कर देकर रुक जाना, आंख बंद करके जब आराम लेने के बाद फिर उल्टा घुमाना। फिर विश्राम लेना, फिर पहले की तरह सीधा घुमाना। तो इस प्रकार क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज जैसे कहते हैं, उस तरह आंखों को 2-2 बार घुमाने से ये आंख अक्षी चालन की 4 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। एक दाएं बाएं, एक ऊपर नीचे, एक आंख की पुतली को दाएं से बाएं, दूसरी तरफ बाएं से दाएं। तो इनमें क्रियाओं को भी 5-7 मिनट करने से आंखों की नसों के अंदर
जो है वो व्यायाम हो जाता है और उनकी दुर्बलता दूर होती है। ये अच्छी जानी क्रिया है।